नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दुनिया की कूटनीति से लेकर देश की राजनीति और विश्वविद्यालय में तनाव तक तेजी से बदलती तस्वीरों की। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की जो बेहद अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर बढ़ती बेचैनी के बीच उनकी बहन से हुई मुलाकात की। वहीं बीजेपी में नए नेताओं को लेकर बड़ा फेरबदल जल्द सामने आ सकता है। बीएचयू में छात्र सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक टकराव ने माहौल गर्मा दिया है और दिल्ली एमसीडी उपचुनाव ने राजधानी की राजनीति को गर्मा दिया है। इन सभी खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश के कई एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम ठप। बेंगलुरु में 42 फ्लाइट ने रद्द। हैदराबाद में लंबी कतारें। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी असर। संचार साथी ऐप फोन में पहले से इंस्टॉल करने का नियम वापस। सरकार ने फैसला बदला। विपक्ष बोला कि इससे निगरानी का खतरा था। कांग्रेस ने मोदी का चाय बेचते हुए एआई वीडियो जारी किया। वीडियो में पीएम कहते दिखे, चाय बोलो, चाय चाहिए। बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी, शर्मनाक, जनता माफ नहीं करेगी। प्रदूषण की निगरानी के लिए बनेगी नई कमेटी। कमेटी के चेयरमैन होंगी सीएम रेखा गुप्ता। साथ में वैज्ञानिक और एक्सपर्ट भी होंगे शामिल। नया आधार ऐप हुआ लॉन्च। घर बैठे नाम और पता अपडेट की सुविधा। अब मोबाइल नंबर बदलना भी आसान, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा इस बार सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि बड़े रणनीतिक फैसलों की उम्मीदों से जुड़ा है। रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में नए समझौतों पर चर्चा तय मानी जा रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के लिए भारत का महत्व और बढ़ा है और यही इस मुलाकात को खास बनाता है। अब बढ़ते हैं इस दौरे की असली वजहों और संभावित समझौतों को समझने की ओर। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले एक बड़ा कूटनीतिक विवाद सामने आ गया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यानी यूरोप के 3 बड़े देशों ने मिलकर एक सख्त लेटर जारी किया है। इस लेटर में यूरोप पर यूक्रेन युद्ध को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। इन देशों का कहना है कि रूस की सैन्य कार्रवाई ने यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं कर रहा है। लेटर में यह भी लिखा है कि दुनिया को रूस की आक्रामक नीतियों पर चुप नहीं रहना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बयान ऐसे समय पर दिया गया है जब भारत और रूस इस दौरे में ऊर्जा, रक्षा और ट्रेड के बड़े समझौते पर बात करने वाले हैं। यानी यूरोप की ये आवाज सीधे तौर पर भारत के कूटनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा रही है। कई विदेशी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पश्चिमी देश भारत को संकेत दे रहे हैं कि पुतिन के साथ बढ़ती नजदीकियां उन्हें पसंद नहीं है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये लेटर सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग दिखे। भारत के कूटनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि भारत अपने हितों और स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर ही कदम उठाएगा। पाकिस्तान में इमरान खान की हालत और सुरक्षा को लेकर कई तरह की अफवाहें लगातार फैल रही थी। ऐसे माहौल में उनकी बहन उज़्मा खान को जेल में जाकर मिलने की इजाजत मिलना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ये मुलाकात सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत मायने रखती है। देखते हैं इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की सियासत में क्या बदलाव आते हैं। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। उज़्मा खान को मंगलवार को रावलपिंडी में स्थित आदियाला जेल में जाकर अपने भाई से मिलने की छूट मिली। अधिकारियों ने इस मुलाकात को कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच आयोजित किया, क्योंकि जेल के बाहर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के समर्थकों ने भीड़ जमा कर रखी थी। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उज़्मा ने कहा कि इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें कोई शारीरिक परेशानी नहीं है। उन्होंने बताया कि हालांकि उनकी देखभाल ठीक से है, लेकिन उन्हें अछूत की तरह बंद कर रखा गया है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर भी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। परिवार का आरोप रहा है कि जेल प्रशासन उनकी असली स्थिति छुपा रहा है और उनके साथ हो रहे व्यवहार को पारदर्शी नहीं रखा जा रहा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जेल नियमों और सुरक्षा कारणों से इस तरह की सीमाएं जरूरी है। इस मुलाकात से उन हफ्तों पुरानी अफवाहों और उनके स्वास्थ्य की गिरावट या हत्या के डर को कुछ हद तक शांत किया गया है।
वहीं बीजेपी के अंदर संगठनात्मक फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है, खासकर राष्ट्रीय स्तर और कई राज्यों में। उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फैसला जल्द सामने आ सकता है। आइए बताते हैं कि किन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है और पार्टी की रणनीति किस दिशा में जा रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए 3 प्रमुख नाम चर्चा में हैं। सबसे पहला नाम हरीश द्विवेदी। वे ब्राह्मण चेहरे के रूप में रेस में हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में पार्टी के असम प्रभारी हैं। संगठन में उनका लंबा अनुभव उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। दूसरा नाम बीएल वर्मा, जो लोध समुदाय से आते हैं। वे गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत कर सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी भी हैं। तीसरा नाम धर्मपाल सिंह, जो योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और ओबीसी वोट बैंक में अच्छी पकड़ रखते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि संगठनात्मक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। स्थानीय समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 84 जिलों में जिला अध्यक्ष भी घोषित किए जा चुके हैं। पार्टी के पास अब 2.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि केंद्रीय नेतृत्व के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से थोड़ी विलंब हुई है, लेकिन अब बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करेगी और संगठन पूरी तरह से तैयार है। ये बदलाव पार्टी की आगामी रणनीतियों और चुनावी तैयारियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। वहीं वाराणसी के बीएचयू में स्थिति उस समय बिगड़ गई जब एक छात्र को गाड़ी की टक्कर लगी और शिकायत करने पहुंचे छात्रों का आरोप है कि न सिर्फ अनसुना किया गया बल्कि वहां से भगा दिया गया। इसके बाद गुस्सा भड़का और छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक टकराव हुआ। अब जानते हैं कि कैसे एक छोटा सा विवाद पूरे कैंपस में तनाव की वजह बना। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में मंगलवार रात अचानक हालात बेकाबू हो गए जब छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यह झड़प तब शुरू हुई जब राजाराम हॉस्टल के एक छात्र को कैंपस में चल रही गाड़ी ने टक्कर मार दी। घायल छात्र के समर्थन में बाकी छात्रों ने प्रेक्टोरियल बोर्ड से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उनका आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें वहां से भगा दिया गया। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस धीरे धीरे उग्र होती चली गई और देखते ही देखते पथराव, तोड़फोड़ और भगदड़ का माहौल बन गया। करीब 100 सुरक्षाकर्मी और 50 से अधिक पुलिसकर्मी 300 से ज्यादा छात्रों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन हालात लगभग 2 घंटे तक तनावपूर्ण बने रहे। देर रात पुलिस की लाठीचार्ज के बाद स्थिति कुछ हद तक काबू में आई। इस दौरान कई छात्र और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। छात्र बिरला चौराहे से एलडी गेस्ट हाउस तक इकट्ठा हो गए। कुछ हाथों में डंडे और रॉड लेकर कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और एलडी चौराहा पर सुरक्षा कर्मियों के लिए रखी गई कुर्सियां भी तोड़ दी गईं। अनुशासन समिति के सदस्य छात्रों से बात करने पहुंचे, लेकिन भीड़ ने उनकी एक भी नहीं सुनी और हंगामा बढ़ता चला गया। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि छात्रों की बढ़ती भीड़ और लगातार पत्थरबाजी के चलते पुलिस को बुलाना मजबूरी बन गई थी। एसीपी बेलूपुर के नेतृत्व में पूरी रात कैंपस में पुलिस गश्त करती रही। उन्होंने बताया कि झगड़ा छात्रों और प्रेक्टोरियल बोर्ड के बीच शुरू हुआ था और हालात बिगड़ने पर पुलिस को बुलाया गया। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त फोर्स और पीएसी के जवान कैंपस में तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। वहीं दिल्ली की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हुआ। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने शालीमार बाग में रिकॉर्ड जीत दर्ज की, बल्कि आम आदमी पार्टी इस बार मुकाबले में भी नहीं टिक पाई। ये जीत राजधानी की राजनीति में बदलाव का संकेत देती दिख रही है। इस नतीजे का आगे दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, आइए देखते हैं। दिल्ली से ऐसी राजनीतिक हलचल सामने आई है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रातों रात पूरा चुनावी माहौल बदल गया और एमसीडी उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि दिल्ली की तस्वीर अब पहले जैसी नहीं रही। सबसे बड़ा धमाका शालीमार बाग में हुआ, जहां रेखा गुप्ता के गढ़ में बीजेपी की शानदार और रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई। यह जीत इतनी बड़ी थी कि आम आदमी पार्टी पूरा दम लगाने के बाद भी मुकाबले में टिक नहीं पाई और नतीजा पूरी तरह एक तरफा रहा।
रेखा गुप्ता पहले इसी शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद थीं और अब उनके विधायक बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अनीता जैन ने 10,101 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली। उन्हें कुल 16,843 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार बबीता राणा सिर्फ 6,742 वोट ही प्राप्त कर सकीं। यह इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत रही। पूरे 12 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं और इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाकर बढ़त बना ली है। यानी दिल्ली के करीब 45% मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। विनोद नगर से बीजेपी की सरला चौधरी 1,769 वोटों से जीती। द्वारिका बी में मनीषा देवी ने 9,100 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अशोक विहार से बीना असीजा 405 वोटों से विजयी रहीं, जबकि ग्रेटर कैलाश में अंजुम मॉडल 4,165 वोटों से जीतकर निकली और दिचाऊ कला में रेखा रानी 5,637 वोटों से जीती। चांदनी महल में इस बार सबसे ज्यादा वोट पड़े और यहां से निर्दलीय मोहम्मद इमरान ने 4,592 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। मुंडका में आम आदमी पार्टी के अनिल ने 1,577 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि संगम विहार ए से कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 3,628 वोटों से जीत हासिल कर पार्टी की एकमात्र सीट बचाई। दक्षिणपुरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामस्वरूप कनौजिया 2,262 वोटों से जीते। चांदनी चौक से बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता 1,182 वोटों से जीते। वहीं नारायण वार्ड में आम आदमी पार्टी के राजन अरोड़ा ने 148 वोटों के बेहद छोटे अंतर से जीत दर्ज की। अगर पिछला चुनाव डेटा देखें तो 2022 में एमसीडी के 250 वार्डों में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थीं, भाजपा को 104, कांग्रेस को 3 और 3 सीटें निर्दलियों के पास गई थीं। लेकिन 2025 के उपचुनाव ने समीकरण बदल दिए हैं। बीजेपी ने 12 में से 7 सीटें जीतकर बड़ा संदेश दे दिया है, जबकि आम आदमी 3 पर ही सिमट गई और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही ला पाई। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट लिखकर दिल्ली वासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की शक्ति का परिणाम बताया और कहा कि दिल्ली के विकास के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। अब सवाल यह है कि इस जीत का दिल्ली की राजनीति पर आगे क्या असर पड़ेगा। आपकी राय में क्या बीजेपी की यह बढ़त आने वाले बड़े चुनाव का संकेत है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हरिद्वार में श्रवणनाथ नगर घाट पर देओल परिवार ने अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का शांत माहौल में विसर्जन किया। परिवार के लिए यह बेहद भावुक पल था और मौके की गंभीरता घाट पर मौजूद हर चेहरे पर साफ दिखाई दी। आइए देखते हैं इस पूरे भावुक क्षण की झलक। आखिर हरिद्वार में बुधवार की सुबह ऐसा हुआ कि देओल परिवार अचानक चर्चा में आ गया। करीब 11 बजे जब गंगा किनारे श्रवणनाथ नगर स्थित पीलीभीत हाउस घाट पर हलचल बढ़ी, तब पता चला कि यह क्षण अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों के विसर्जन का था। वातावरण शांत था, लेकिन माहौल में भावनाओं का गहरा असर दिख रहा था। सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने परिवार के साथ पूरे समय मौजूद रहे, जबकि अस्थि विसर्जन की मुख्य प्रक्रिया सनी देओल के बेटे करण देओल ने विधि विधान के साथ पूरी की। पंडितों की उपस्थिति में धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं। पूरा परिवार कुछ देर वहां रुका और फिर सीधा होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। सुरक्षा व्यवस्था पूरे कार्यक्रम में बेहद सख्त रखी गई थी। आपको बता दें, धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में 89 साल की उम्र में निधन हुआ था। देओल परिवार ने बेहद शांति और निजी माहौल में अंतिम संस्कार कराया था। मीडिया को शमशान में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिससे कई बातें बाद में सामने आईं। आर्य बब्बर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें पहली बार में अंदर नहीं जाने दिया गया और बाद में किसी से फोन पर बात करवाकर उन्हें प्रवेश मिला। अंतिम संस्कार के बाद 27 नवंबर को प्रार्थना सभा भी रखी गई, जिसमें पूरा परिवार मौजूद रहा और बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी पहुंचे। दिलचस्प बात यह रही कि सनी और बॉबी ने अपने पिता के निधन पर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया। वहीं हेमा मालिनी उस दिन प्रार्थना सभा में नहीं आ सकी, क्योंकि उनके घर पर पहले से गीता पाठ का आयोजन था। हालांकि कई बीजेपी नेता उनसे मिलने पहुंचे थे।
भावनाओं और परंपराओं से भरा यह पूरा दिन देओल परिवार के लिए बेहद भारी रहा, लेकिन उन्होंने पूरी गरिमा के साथ अपने प्रिय धर्मेंद्र जी को अंतिम विदाई दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।